तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं मोशन चैप्टर के अगले लेक्चर की। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम ज़्यादातर चीज़ों को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ। आपने 6th 7th 8th में स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट पढ़ा होगा मैथ्स में। उसमें तरह तरह के ग्राफ बनाए जाते हैं और क्या कहते हैं, बार ग्राफ भी होते हैं, हिस्टोग्राम भी होते हैं। और तो उन ग्राफ को इसलिए बनाया जाता है ताकि हम चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो ग्राफ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि चीज़ों को ईज़िली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो मोशन को आसानी से समझने के लिए ग्राफ बनाने ज़रूरी होते हैं। ग्राफ की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ईज़िली समझ पाते हैं। तो जो मोशन के ग्राफ हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा पार्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक एक करके हम इनकी स्टडी शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के भी दो हिस्से होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो शुरू करते हैं स्टडी सबसे पहले किसकी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है यूनिफॉर्म मोशन का, उसके बारे में पहले तो हमने ये लिख दिया है। क्या लिखा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, अंडरलाइन कर लेता हूँ इसको। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है किसी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड कही जाती है वो कैसी स्पीड कही जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अभी हम उसका ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ग्राफ कैसा आएगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ बनाते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम जो है वो हमेशा इधर ही रहेगा, किधर, एक्स एक्सिस के ऊपर। और जो डिस्टेंस है या वेलोसिटी है वो सब हमेशा वाई एक्सिस पर ही रहेंगे। टाइम का हमेशा ध्यान रखना है, टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मान लो कि तुम्हें इस तरह से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया गया और तुम्हें कहा गया कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। तुम्हें ये कहा गया कि ए से लेकर बी के बीच में ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालो, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तो स्पीड निकल सकती है, वेलोसिटी नहीं निकल सकती। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड इज इक्वल टू, तो हमारा सवाल ये है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है और उससे हमें क्या कहा, स्पीड निकालने के लिए कहा गया। तो कैसे निकालेंगे, दो दिए गए पॉइंट के बीच की अगर स्पीड निकालनी है तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर डाला जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर और वहाँ पे जो भी टाइम हो रहा होगा उस समय वो नोट कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 है, वहाँ पे 40 है, तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि टाइम जो है यहाँ पर 30 हो सकता है, 30 मिनट्स। लेकिन अभी मैं यहाँ पे 30 मिनट्स के बजाय क्या लिख रहा हूँ, टाइम को T1। और जो दूसरा पॉइंट है B, वहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर डालेंगे। स्केल की मदद से ये काम कर सकते हैं, ऐसे स्केल लगाकर एक और परपेंडिकुलर डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर टाइम जो है ना 40-60 के बीच में करीब 51 या 52 हो सकता है। फिलहाल हम इस टाइम को क्या लिख रहे हैं, T2। ऐसे ही दो परपेंडिकुलर सामने की तरफ भी डाले जाएंगे इन्हीं दोनों पॉइंट से। तो पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर हम सामने की तरफ ऐसे डालेंगे और पॉइंट बी से भी एक परपेंडिकुलर सामने की तरफ डाला जाएगा। अब क्या है ना, यहाँ पे कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है 20 से आगे। फ़िलहाल हम उस डिस्टेंस को क्या लिख देते हैं, S1। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या लिख देते हैं, S2। तो अगर हमें पॉइंट ए से लेकर बी के बीच ऑब्जेक्ट की स्पीड पता लगानी है तो जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखिए क्या होगा। वो फार्मूला इस तरह से होगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। जो भी यहाँ पर डिस्टेंस है उसमें से ये वाली डिस्टेंस माइनस की जाएगी और जो भी यहाँ पर टाइम है उसमें से ये वाला टाइम क्या कर दिया जाएगा, माइनस। मान लो T1 40 पर होता और T2 60 पर होता, तो T2 में से T1 माइनस करते 60 में से 40 जाके क्या बचता, 20 बचता। और इधर मान लो ये 40 होता, ये 30 होता, तो 40 में से 30 जाके क्या बचता, 10। तो यहाँ पे 10 लिख दिया जाता, सॉरी ऊपर लिखा जाता 10।
तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है और अब आपको उससे स्पीड निकालने के लिए कहा गया है ऑब्जेक्ट की 2 पॉइंट के बीच में, तो आप उन दोनों पॉइंट से पहले टाइम के ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे और फिर उन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस वाला जो एक्सिस है ये इसके ऊपर भी 2 परपेंडिकुलर डालेंगे। उसके बाद S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे। तो इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ईजिली निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन का, वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इस ग्राफ से अगर हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तरीका आपको समझा दिया गया है। इस फार्मूले को अच्छी तरह से समझने के लिए कि ये कैसे काम करेगा, एक एग्जाम्पल भी इसके जैसा देख लेते हैं। चलिए खैर, तो एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल हमें बहुत कुछ सिखा सकता है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में। तो ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं क्या सवाल है। द ग्राफ बिलो शोज़ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम। इस ग्राफ से किसी बॉडी की अलग अलग टाइम पर पोजीशन का पता चल रहा है। जैसे कि जब टाइम 2 सेकंड था तो वो 0 पर थी, जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो उसकी पोजीशन कितना किलोमीटर हो गई, मीटर, ये मीटर में लिखा हुआ है। जब टाइम 7 हुआ तो भी उसकी पोजीशन 3 मीटर पर ही थी। जब टाइम बढ़ते बढ़ते 10 सेकंड हुआ तो उसकी पोजीशन कहाँ थी, 8 मीटर पर। तो इस ग्राफ से ये पता चलता है कि अलग अलग टाइम पर बॉडी की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव फ्रॉम A to B। जब बॉडी A to B मूव करेगी तो हमें उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो A to B के दौरान उसकी स्पीड निकालने के लिए हम उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो हमने अभी अभी देखा था। हमने स्पीड निकालने के लिए फार्मूला पढ़ा था S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा। A to B से अगर हमें निकालनी है ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो एक परपेंडिकुलर तो A से डालना था नीचे की तरफ, अब इससे नीचे तो जा नहीं सकता, बस यहीं पे रहेगा, और एक परपेंडिकुलर डलेगा B से। ठीक है, तो एक टाइम तो ये हो गया 5 और दूसरा टाइम हो गया 2। अब एक परपेंडिकुलर सामने की तरफ भी डाला जाएगा B से, इस तरह से, जो कि 3 पे जाके मिल जाएगा, और दूसरा 2 से सामने की तरफ डाला जाएगा, तो वो तो डला हुआ है ही पहले से ही। ये वाली लाइन जो है ये उस परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। फर्स्ट पार्ट में A to B में ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए हमने फार्मूला लगा दिया, वही क्या, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब S2 जो है वो ये है, ये S2 है जो कि 3 है, और यहाँ से जो मिलाया था हमने ये S1 था, ये S2 है और ये S1 है। तो S1 यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 0। अब T2 माइनस T1 आएगा। T2 जो है वो 5 है और T1 जो है वो कितना है, 2 है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ऊपर 3 और नीचे 5 में से 2 जाके बचेगा 3। 3 से 3 कट गया 1 बार, तो 1 मीटर पर सेकंड आ गई ऑब्जेक्ट की स्पीड A to B के बीच में। तो हमने बस सिंपल सा ये फार्मूला लगाया और आराम से निकाल दिया। जो लोग ना समझे हों वो अगले पार्ट्स को भी बड़े ध्यान से देखेगा, समझ में सब आ जाएगा। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट करवाने से पहले थर्ड पार्ट करवाता हूँ, उसको देखना ध्यान से। तो थर्ड पार्ट में C to D के बीच ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है, C to D। तो C to D में क्या किया जाएगा, एक परपेंडिकुलर C से डालेंगे और एक परपेंडिकुलर D से डालेंगे। 10 पे जाके मिलेगा, थोड़ा करीबी मामला था। मैंने ये ग्राफ जो है ना, रफ ग्राफ है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो जाती है। तो ये T2 है, ये T2 है और ये क्या है, T1 है। इसके अलावा इनको सामने की तरफ भी मिलाना होगा। पॉइंट C को सामने मिलाएंगे तो 3 पर जाकर मिलेगा, और D को सामने मिलाएंगे तो 8 पर जाकर वो मिल जाएगा। D सामने मिलेगा 8 पर जाकर। तो 8 माइनस 3 S2 माइनस S1 और T2 माइनस T1 10 माइनस 7। तो 8 में से 3 गया तो क्या बचा, 5, और 10 में से 7 गया तो क्या बचा, 3। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो
3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, राउंड ऑफ करके 1.67 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, या फिर 5/3 पे ही आप इसको छोड़ सकते हैं। तो C टू D में ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड थी, निकल गई। एक परपेंडिकुलर C से डाला, एक D से डाला टाइम एक्सिस के ऊपर, फिर C से एक परपेंडिकुलर और D से एक परपेंडिकुलर डाला डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो और बस निकल जाता है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें पता लगानी है। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो बढ़ के 5 से 7 हो गया इस हिस्से के दौरान, लेकिन जब टाइम 5 था तब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 3 थी, और जब टाइम 6 था जब भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 3 थी, जब टाइम 7 सेकंड हुआ तब भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 3 थी। यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे केस में जब टाइम बढ़ता जाए डिस्टेंस ना बढ़े तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है। मान लो तुम घर से निकले, 3 बजे भी तुम अपनी मौसी के घर थे, 4 बजे भी तुम अपनी मौसी के घर थे, 6 बजे भी तुम अपनी मौसी के घर थे। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन तुम्हारी पोजीशन जो है वहीं की वहीं है, तुम्हारी डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब तुम रुके हुए हो। तो यहाँ अब जब ऑब्जेक्ट रुका होता है तो उसके अंदर कोई स्पीड तो हो नहीं सकती। इस केस में स्पीड जो है वो 0 आनी चाहिए। एक बार निकाल के देख लेते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है B टू C। तो B टू C में जब हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर B से डाला, एक C से डाला, तो 7 - 5 टाइम का तो हो गया T2 - T1। अच्छा, B से एक परपेंडिकुलर सामने की तरफ डालेंगे, 3 पे डलेगा, C से भी 3 पे डलेगा, तो S1 भी यहीं रहेगा, S2 भी यहीं रहेगा, तो S2 - S1। अब ऊपर आ गई 0 और नीचे 7 में से 5 गया तो क्या बचा 2। 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो वो तो हमने पहले ही देख लिया था कि इस केस में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है, और कैलकुलेशन करके भी 0 ही आ गई है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो बढ़ ही नहीं रही है। तो इससे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, और जब रुका हुआ होता है तो उसमें कोई स्पीड नहीं होती। तो हमने इस तरह से समझ लिया है अभी किसके बारे में, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो जब भी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। उस ग्राफ से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालना चाहते हैं तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला कैसे काम करता है उसको हमने इस एग्जांपल में बड़े अच्छे तरह से देख लिया। इस पूरे एग्जांपल में ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म ही था, क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, इधर भी स्ट्रेट लाइन है, और वहाँ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यूनिफॉर्म मोशन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं। इनमें से पहले वाले की स्टडी अच्छी तरीके से हो चुकी है। यूनिफॉर्म मोशन का हमने समझ लिया कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, कि स्ट्रेट लाइन होता है, और ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बना रहेगा। हमने उस एग्जाम्पल में देखा ऐसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। अब बारी आती है किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो कैसा होता है उसको भी देखिए। तो ये लिखा हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो होता है कर्व्ड लाइन, या तो इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से हो सकता है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही होती है तो ग्राफ इस तरह से आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जब ऑब्जेक्ट की स्पीड घट रही होगी तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कैसा आता है, कर्व्ड लाइन आता है, और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में आता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो दो मोशन है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये किसके हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी और जब ऑब्जेक्ट की स्पीड घटेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में किस तरह के सवाल आ सकते हैं उनमें से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अगले पेज पर। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमें एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देखते हैं करके। इसकी मदद से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, और एग्ज़ाम में जिस टाइप के सवाल आते हैं ग्राफ को लेकर वो भी हमें क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द फॉलोइंग टेबल गिव द डेटा अबाउट द मोशन ऑफ द कार। कार के मोशन के बारे में डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा है देखते हैं। 11 बजे कार ने 0 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की थी। 11:30 पर आधे घंटे बाद 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की कार ने। 1 किलोमीटर लिखा है ना,
12 बजे 30 किलोमीटर, 12:30 पर 65 और 1 बजे जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी कार ने तय कर ली थी। प्लॉट द ग्राफ। सबसे पहले क्या करना है, पहला तो सवाल यही है कि ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, देखिए ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बनाए जाएंगे। ये तो हो गया वर्टिकल एक्सिस और ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही हमें टाइम को दिखाना होता है। तो इधर की तरफ तो हम टाइम लिख देंगे और टाइम किस में लिखना होगा हमें, आवर्स में। और दूसरी तरफ हमें डिस्टेंस लिखनी होगी किलोमीटर में। तो जगह तो यहाँ पे बची नहीं है, कहाँ को लिखूँ, डिस्टेंस जो है वो आएगी किलोमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि टाइम दिखाना पड़ेगा 11 से लेकर 1 आवर्स तक। अब बड़े ध्यान से देखिएगा ग्राफ बनेगा कैसे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके लिए ग्राफ बनाने को भी आ सकता है और ग्राफ को देखकर सवाल सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरे फोकस के साथ देखिएगा। तो हमने ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट लगा लिए, ऐसे उधर भी लगा दिए। तो टाइम हमेशा हमारा जो है 11 बजे से शुरू होता है, 1 बजे तक जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11:00, यहाँ पर आ जाएगा 11:30। तो इस तरह से पूरा टाइम हमने लिख दिया है। डिस्टेंस जो है वो 0 से लेकर 100 तक है, तो 10 का ले लेते हैं। इधर 10, 20, 30, 40, 50। मेरे पास इधर की तरफ जगह नहीं थी, इन सबको सारे नंबर्स को इधर की साइड ही लिखना होता है, तो जगह कम होने की वजह से मुझे इधर लिखना पड़ा। अब ग्राफ बनाने से पहले पॉइंट प्लॉट किए जाएंगे। तो पहला पॉइंट होगा 11 आवर्स पर 0 डिस्टेंस। तो 11 आवर तो ये रहे, और 0 डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस वाले एक्सिस पर हमें नहीं चलना है, यहीं पे रुकना है। 11:30 पर 20 किलोमीटर, तो यहाँ से चलेंगे पहले 11:30 और उस पर कितना 20 किलोमीटर। ग्राफ बनाने के बारे में अपने क्लास 8 में भी पढ़ रखा हुआ काफ़ी कुछ। फिर 12 बजे 30 किलोमीटर, यहाँ से चलोगे 12 बजे 30 किलोमीटर। और फिर 12:30 पर कितना है 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर देखिए कहाँ पर है, तो 65 किलोमीटर यहाँ पे कहीं पड़ेगा। फिर 1 बजे 100 किलोमीटर है, तो 1 बजे 100 किलोमीटर जो है यहाँ पर पड़ जाएगा। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हुए ग्राफ बना देते हैं। तो सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। इस तरह से बड़े आराम से ग्राफ हमने तैयार कर दिया। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके बाद एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमेशा टाइम दिखाया जाएगा और वर्टिकल एक्सिस पर डिस्टेंस दिखाई जाएगी। इसके बाद ये जो वैल्यूज़ दी थी इन सब को लिख दिया हमने। फिर एक एक करके पॉइंट प्लॉट करते रहे। पहला पॉइंट था 11 और 0 डिस्टेंस पर, तो वो ये पॉइंट था। फिर 11:30 और 20, यहाँ से चले 11:30 और फिर 20। ऐसे सारे पॉइंट मिलने के बाद फिर हमने उनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया और हमारा ग्राफ बन गया। अब अगला सवाल, फाइंड द स्पीड बिटवीन 12 आवर्स टू 12:30 आवर्स। स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालना अभी सीखा था थोड़ी देर पहले, कैसे निकालते हैं स्पीड। तो 12 आवर्स से लेकर 12:30 आवर्स तक के बीच स्पीड निकालनी है। तो 12 आवर पे एक परपेंडिकुलर डलेगा और एक डलेगा 12:30 पर। ठीक है, और फिर सामने की तरफ भी डाला जाएगा, एक 30 से मिल जाएगा और दूसरा जो है वो मिल जाएगा 70 से जाकर। तो ये आपका S2 हो गया, ये हो गया S1, ये T2 हो गया और ये क्या हो गया T1। और हमारा क्या फार्मूला होता है, S2 - S1 अपॉन T2 - T1। रखो वैल्यूज़। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल रही है हमें 70 और यहाँ पर वैल्यू कितनी मिल रही है 30। जो एक्चुअल ग्राफ पेपर होता है उस पर शायद वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये रफ़ ग्राफ है, तो रफ़ में थोड़ा बहुत इधर उधर वैल्यूज़ हो जाती है। और यहाँ पर टाइम है T2 - T1, तो 12:30 में से 30 गया तो कितना आएगा 30 आवर्स आएगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारी किस में चल रही है, किलोमीटर में चल रही है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ी है, जो मैंने 30 घंटे लिखा ना, ये गलत है। 12 बजे से लेकर 12:30 के बीच 30 मिनट होंगी और 30 मिनट में होगा आधा घंटा। तो इसको यहाँ पे सॉरी मुझे मिनट्स लिखना था, 30 मिनट्स। ठीक है, और उसके बाद 70 में से 30 गया तो 40 और 30 मिनट में होता है आधा घंटा। अगर टाइम डिस्टेंस किलोमीटर में है ना, तो टाइम आवर्स में होना चाहिए।
अब ये जो टाइम हमें मिला था ये किस में मिला था, मिनट में। 30 मिनट में आधा घंटा होता है, तो 30 मिनट को आधे घंटे में ऐसे कन्वर्ट कर दिया हमने। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या कर दोगे, डिवाइड। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ऐसे करा। इसके बाद 2 जो है ना यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 × 2 और नीचे रह जाएगा 1, उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो कितना आ गया 80 km/h। तो ये कार की स्पीड आ गई है 12 बजे से लेकर 12:30 के बीच में। तो निकाल दिया है हमने स्पीड को। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है, चलो उसे भी निकालते हैं। एवरेज स्पीड, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, क्योंकि आप ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है वो लगातार एक जैसा नहीं बना हुआ है, और ना ही कार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। कहीं पे कुछ और डिस्टेंस है, कहीं पर कुछ और है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन होता तो सीधी एक स्ट्रेट लाइन आती। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए, उसका क्या फार्मूला होता है। तो आपको याद होगा एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर की है वो 0 से 100 तक की है, यानी कि 100 किलोमीटर। और टोटल टाइम लिया 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे। कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 km/h। तो देख रहे हो इस वाले जो इंटरवल है इसके दौरान तो कार की स्पीड 80 km/h थी, लेकिन जो एवरेज स्पीड निकल कर आई वो क्या आई है, 50 km/h। अलग अलग इंटरवल में कार की स्पीड अलग अलग है, तो साफ पता चलता है कि कार का जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसके बारे में पूछा गया थर्ड पार्ट में, इज़ द मोशन इज़ यूनिफॉर्म। तो हम कहेंगे नो, यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। तो इस वाले सवाल का जवाब कि क्या कार का मोशन यूनिफॉर्म है, हमने लिख दिया नो, कार का मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज द कार कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि कार ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर की है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये जो आपने देखा ऑब्जेक्ट का मोशन ये कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म था। कुछ हिस्सों को अगर लिया जाए, मतलब पूरे को न लेकर, यहाँ से लेकर वहाँ तक ना लेकर, कुछ हिस्सों को ले, मान लो इस हिस्से को ले लो, तो इसमें आप कह सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी लाइन आ रही है। लेकिन पूरे को देखा जाए 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो पूरा एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसके बारे में भी अच्छी तरह समझ लिया है। इससे मुश्किल कोई सवाल एग्ज़ाम में नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में नहीं आ सकता। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की कर रहे हैं। इनमें से डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्टडी पूरी हो चुकी है। यूनिफॉर्म मोशन भी हो गया और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो गया, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब भी हमने देख लिए हैं। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तब तक आप इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है उसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा, ताकि आपको ये अगला भी अच्छे से समझ में आ सके। तो आपने इतने ध्यान से देखा इसके लिए थैंक यू। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।